नमस्कार, मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। इस बार हम आपको गेंदा फूल की खेती सिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक पौधे पर 2 फसलों के जादू का सच भी जानेंगे। साथ ही फलदार पौधों और बर्ड फ्लू पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं धोला कुआं, जहां डॉक्टर प्रियंका दे रही हैं गेंदे के फूल उगाने के टिप्स। अगर गेंदे के फूल को हिमाचली संस्कृति का एक हिस्सा कहें तो गलत ना होगा। तकरीबन हर घर में गेंदा होता है, लेकिन कई लोग अब भी गेंदे को सही ढंग से उगाना नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मंदिर सजाना हो या फिर माला तैयार करनी हो, गेंदे का फूल हर किसी की पहली पसंद होता है। हम सबने घरों में कहीं ना कहीं गेंदा जरूर उगाया होता है, पर यह नहीं जानते कि इसे उगाना कैसे है और इस फूल की देखभाल कैसे करनी है। प्रदेश के हजारों किसानों व आमजन की खातिर हमारी सहयोगी मोहिनी सूद ने क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र धोला कुआं का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधान पुष्प वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका ठाकुर से बात की। डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि गेंदा 2 तरह का होता है। पहली किस्म अफ्रीकन गेंदा और दूसरी फ्रेंच गेंदा होती है। इसमें अफ्रीकन गेंदा बड़े साइज का होता है। गेंदे की खेती 2 तरीके से की जाती है, एक बीज द्वारा व दूसरी कलम द्वारा। बीज रोपना हो तो 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 1 किलो सीड की आवश्यकता होती है। खास बात यह है कि बीज गहरे काले रंग के होने चाहिए। गेंदे को निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 12 महीने लगाया जा सकता है। किसान भाइयों व बहनों, मैं डॉक्टर प्रियंका ठाकुर, प्रधान पुष्प वैज्ञानिक, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र धौला कुआं से आज आपको गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी दूंगी। गेंदा, जो कि खुले पुष्पों की श्रेणी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प है, जैसा कि आप पीछे में भी देख रहे हैं। यह पुष्प खुले रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कई मंदिरों में सजाने के लिए, फिर मालाएं बनाने के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। या यूं कहिए कि कोई भी त्योहार, तीज त्योहार, शादी ब्याह के अवसर या कोई भी जो फंक्शन है वो गेंदे के फूलों के बिना अधूरा है। इनके जो पंखुड़ियां हैं उनसे पोल्ट्री फीड को भी दिया जाता है खाने के लिए, ताकि जो अंडे में पीलापन आए, जिससे कि बाजार में ज्यादा लाभ होता है। दूसरा, इसकी जो इनको अगर सब्जियों के साथ लगाया जाए तो इसमें नेमाटोड्स और लीफ माइनर की समस्या भी कम होती है। तो जो ये गेंदा है, गेंदा पुष्पीय फसल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प है, तो इसमें 2 प्रकार के ये होते हैं, जैसे अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा बड़े साइज में होता है और इसके जो फूल, इसकी जो मुख्य जो किस्में हैं, जैसे कि पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, क्रैकर जैक मिक्स, जॉइंट डबल, टाइशन सीरीज, इनका सीरीज और फ्रेंच टाइप का गेंदा, जो कि छोटे किस्म का होता है। और ये जैसे कि पूसा अर्पिता, हार्मनी बॉय, सफारी क्वीन, डुरेंगो सीरीज आदि। तो इनको लगाने के लिए 2 प्रकार से लगाया जाता है, बीजों द्वारा और कलमों द्वारा। बीजों द्वारा 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है और बीज गहरे काले रंग के होने चाहिए। और कटिंगों द्वारा, जिस तरह की गुलदाउदी की कटिंग लगती है, 3 से 4 नोड्स लेकर, और अग्रणी जो कटिंग्स है बरसात के मौसम में लगाई जाती हैं। गेंदे को वर्ष भर निचले पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर लिया जा सकता है, कुछ एक सर्दी के मौसम को छोड़कर। लेकिन उसमें भी अगर हम भूमिगत क्यारियों में लगाया जाए या पॉली हाउस में लगाया जाए तो पूरे 12 महीनों में भी लिया जा सकता है। किसान भाइयों, ऊंचे पर्वतीय इलाकों में गेंदा लगाने का समय मई जून में, जिससे कि जो पुष्पन है वो अक्टूबर से दिसंबर मध्य तक आ जाता है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जनवरी फरवरी में गेंदा लगाएं, ताकि उसका जो पुष्पन वक्त है वो जून जुलाई में आ जाता है। इसको लगाने के लिए जो एरिया होना चाहिए, खुली धूप हो, वहां पर उचित जल का निकास हो और जो पीएच, मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से 7.5 हो। तो इसमें एक बार लगा दिया तो अफ्रीकन किस्मों के लिए जो इसका है 40 बाय 40 सेंटीमीटर पर और फ्रेंच 30 बाय 30 सेंटीमीटर पर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। लगाने के बाद इसमें पिंचिंग की जाती है 30 से 40 दिनों बाद। जिस पिंचिंग करने से क्या होता है कि ज्यादा शाखाएं आती है, संख्या उनकी ज्यादा बढ़ती है, तो फूलों की संख्या भी उससे ज्यादा बढ़ जाती है।
तो जिस टाइम ये हो जाए तो होने के बाद इसमें जब इसकी जो फूलों की तोड़ाई की जाती है तो फूलों की तोड़ाई के लिए उंगलियों से की जाती है ताकि जो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी साथ में इंटैक्ट रहे। और जिस तरह से फूलों की कटाई की जाती है इसे सुबह के वक्त करना चाहिए जब मौसम ठंडा हो, और फिर छायादार जगह पे इनका भंडारण किया जाना चाहिए। तो अब लगाने का जो समय है, अगर गर्मी में इसके फूल लेने हैं तो फरवरी मार्च में लगाएं, बरसात में लेने हैं तो मई जून में लगाएं, और सर्दियों में लेने हैं तो अगस्त सितंबर में इनको लगाएं। और दूसरा है कि निचले पर्वतीय क्षेत्र में इसे, जो कि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र की जो संकन बेड टेक्निक है, नवंबर दिसंबर में उसमें हम इसके बीजों को रोपित करते हैं ताकि जनवरी फरवरी में इसका अगर इसका फरवरी से पुष्पन हमने लेना है तो जो फ्रेंच किस्में है उसको खुले में लगाया जाता है, और जो अफ्रीकन किस्में हैं उनको पॉली हाउस में लगाकर उनका पुष्प उत्पादन लिया जाता है, क्योंकि जो अफ्रीकन किस्में होती हैं वो इसमें पाले में खराब हो जाती है। तो इस वजह से अफ्रीकन किस्मों को पॉली हाउस में, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर जनवरी फरवरी की बात बता रही हूँ, बाकी में तो ये पूरा साल बाहर में ही लगते हैं, खुले एरिया में लगते हैं। तो किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहती हूँ जो अफ्रीकन किस्में हैं वो रोपित करने के 75 से 90 दिनों में इसमें फूल आ जाते हैं, और जो फ्रेंच किस्में हैं उसमें 60 से 80 दिन में आ जाते हैं। जो इनकी उपज है अफ्रीकन की 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, और फ्रेंच की 100 से 125 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें इसकी जो उपज होती है फूलों की। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर इसके फूल लेने के लिए एक 2-3 सालों से शोध जो कार्य किया गया उससे यह ज्ञात हुआ कि दिसंबर से फरवरी में लोकल अफ्रीकन रेड ब्रोकेड और पूसा अर्पिता किस्में पुष्पन करती हैं, और मार्च अप्रैल में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, टाइशन सीरीज, इनका सीरीज, लेकिन मई जून में काफी गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से फूल नहीं आ पाते हैं, और जुलाई अगस्त में डुरेंगो सीरीज, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर से वही जो मार्च अप्रैल में होती है, पूसा बसंती, पूसा नारंगी आदि। तो इस तरह से हम पूरे वर्ष भर में इनका वैरायटीज के हिसाब से इनका चयन करके, इनका वर्गीकरण करके हम वर्ष भर इसमें फूल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक इसको मल्टीपर्पस इसका यूज है, जैसे पोल्ट्री फीड के लिए भी है, फिर नेमाटोड से बचाने के लिए भी है। बाकी तो जो हम खुले फूलों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसमें इसके मंदिरों में चढ़ाना है, गजरे बनाने हैं, मालाएं बनानी है, मतलब कोई भी तीज त्योहार, शादी ब्याह के जितने भी अवसर हैं, नवरात्रे हैं, उसमें इनकी काफी मांग रहती है। लेकिन और अगर ऑन सीजन की बात करें तो 40 रुपए किलो के हिसाब से इसके फूल बिकते हैं, लेकिन अगर ऑफ सीजन की बात करें तो 100 से 150 रुपए किलो तक भी इसका जो मूल्य है वो लिया जा सकता है। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सरल तरीके से लगने वाली पुष्पीय फसल है, और आप इसको आराम से लगा भी सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु में इसको लगा सकते हैं, वहां पे इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, और इससे आप अपनी आमदनी कमा सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें फीडबैक जरूर दें। कुछ समय पहले पोमेटो का आविष्कार हुआ था, जिसमें एक ही पौधे पर टमाटर और आलू मिलते हैं। इसी कड़ी में अब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नई खोज कर डाली है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पोमेटो की खोज की थी। पोमेटो वह पौधा है जिसमें जमीन के ऊपर टमाटर और जमीन के नीचे आलू पैदा होते हैं। इसी कड़ी में अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ब्रिमेटो के पौध तैयार करने का सफल प्रयास किया है। ब्रिमेटो में भी आलू कॉमन होगा, बस फर्क होगा तो सिर्फ टमाटर की जगह बैंगन का, यानी जमीन के अंदर आलू और जमीन के बाहर बैंगन लगेंगे। बताते हैं कि अमेरिका में इस तकनीक पर काम हो रहा है और इसे वहां एग एंड चिप्स प्लांट के नाम से पहचान दी गई है। खैर, हमारे कृषि विश्वविद्यालय में ब्रिमेटो तकनीक पर कुछ समय पहले काम शुरू हुआ था। इससे अब प्लांट साइंस विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप कुमार व उनकी टीम के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। अगर ब्रिमेटो का प्रयोग सफल रहता है तो दिनों दिन कम होती जा रही खेती योग्य भूमि की चिंता काफी हद तक दूर हो जाएगी। इससे एक जैसे स्पेस में 2 सब्जियां तैयार हो जाएंगी।
डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि ब्रीमेटो का पौधा ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किया गया है। मैं ये किसान भाइयों के साथ बात साझा करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि जिस प्रकार पहले हमने पोमैटो आप लोगों के सामने लाया था कि पोमैटो जो है एक ऐसी फसल है जहाँ हम आलू के ऊपर टमाटर की कलम करते हैं। और हम ये जानते हैं कि अमेरिका में एक कंपनी है थॉमसन एंड मॉर्गन, उस कंपनी ने सबसे पहले इस पोमैटो नाम के पौधे को बहुत प्रचारित किया। उसके बाद हमने अपने देश में हिमाचल प्रदेश में इस पे काम किया। 4-5 साल काम करने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि जो पोमैटो है वो एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट प्लांट जो है वो तैयार किया जा सकता है और हमने इसको पॉली हाउस के अंदर सक्सेसफुली उगाया है। और हिमाचल प्रदेश में हमने इसका अनुमोदन भी किया है कि किसान भाई अगर चाहें तो इस पोमैटो प्लांट को अपने खेतों में अपने पॉली हाउसेस में वो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं अभी जो नया पौधा हमने दूसरा पौधा पोमैटो की तरह ही ब्रीमेटो यानी कि बैंगन का पौधा आलू के तने के ऊपर अगर आप ग्राफ्ट करेंगे तो आप आलू और बैंगन दोनों जो फसलें हैं एक साथ ले सकते हैं। ये भी जो कारनामा है थॉमसन एंड मॉर्गन कंपनी जो है अमेरिका की, उसने ये करके दिखाया है। अभी जब मैं पालमपुर में कार्यरत था कृषि विश्वविद्यालय में, तो हमने शुरुआती जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इनिशियल, उसमें हमने ये अनुभव किया कि अगर हम आलू के ऊपर बैंगन को कलम करें तो क्या ये दोनों पौधे चल सकते हैं। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में जो शुरू में हमने किया उसमें ये पाया कि जो ये ब्रीमेटो है पोमैटो की तरह इसको भी तैयार किया जा सकता है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी ये सिर्फ शुरुआती परीक्षण है, इसमें और काम करने की आवश्यकता तो है, लेकिन ये पौधा जो ब्रीमेटो है वो एक सक्सेसफुल ग्राफ्टेड इनोवेशन है और किसान भाई अगर चाहें तो इस पौधे को पोमैटो की तरह उगा सकते हैं। धन्यवाद। नौणी यूनिवर्सिटी में समय समय पर बागवानों को पौधे बांटे जाते हैं। इस बार भी पौधे बांटने का दौर शुरू हो गया है। बागवानों को टेंशन से बचाने के लिए विशेष योजना के तहत पौधे बांटे जा रहे हैं। नौणी यूनिवर्सिटी में बागवानों को फलदार पौधे बांटे जा रहे हैं। बागवानों को ये पौधे आगामी 20 जनवरी तक बांटे जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पौधों के लिए ऑनलाइन बुकिंग ली जा रही है। इससे बागवानों को कोरोना काल में बार के चक्रों से छुटकारा मिल गया है। बहरहाल नौणी यूनिवर्सिटी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में फलदार पौधों को बांटा जा रहा है। इस बार 30,000 से अधिक फलदार पौधे किसानों को दिए जा रहे हैं। पहले कई बागवानों को शिकायत रहती थी कि उन्हें पौधे नहीं मिले हैं। ऐसे में उनकी यह समस्या अब दूर हो गई है। नौणी यूनिवर्सिटी से जुड़ी अहम जानकारियां बागवान भाइयों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। जो इस बार इन्होंने सिस्टम किया है नौणी विश्वविद्यालय ने पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो बहुत अच्छा है। पहले लाइनें लगती थी, पता ही नहीं लगता था कि कौन किस टाइम मिलेगा और किस टाइम नहीं, बड़ी दिक्कत आती थी। अब इन्होंने जो ऑनलाइन किया उससे पौधों की अलॉटमेंट भी हो गई है और बड़े सुंदर ढंग से ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है। तो ये तो बहुत अच्छा इनका एक कदम है कि सब लोगों को इसका पता भी लगा। जो हमने प्लांट्स बुक कराए थे उसको रिसीव करने आए हैं। इन्होंने जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया इस बार बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये, और क्योंकि ना तो फार्मर को लंबी लाइन में लगना पड़ता है और कितने प्लांट्स उसे मिल रहे हैं ये पहले ही पता है। जो पिछले कुछ वर्षों से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसमें वो पूरा कुछ मैनुअल प्रोसीजर था उसमें, तो काफ़ी लंबी लाइनों में हमें लगना पड़ता था और ये नहीं पता होता था कि कितने प्लांट्स मिलेंगे। इन दिनों बर्ड फ्लू ने देश के 5 राज्यों को पूरी तरह से हिला दिया है। इन राज्यों में हिमाचल भी है, जहां पौंग झील में हजारों पक्षी मर गए हैं। तो परवाणु और बिलासपुर से भी ऐसे समाचार आए हैं। इससे किसानों को खेती पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। पौंग झील में अब तक 4000 के करीब प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि झील किनारे मृत पक्षियों को कौवे उठाकर ले जा रहे हैं, जिससे उनकी भी मौत हो रही है। कुछ किसानों का यहाँ तक कहना था कि कई जगह कुत्तों की भी मौत हुई है। किसानों को डर है कि कहीं इससे उनकी खेती पर बुरा असर न पड़े। पौंग झील किनारे बड़े पैमाने पर खेती होती है। दूसरी ओर बिलासपुर के जमथल क्षेत्र में भी कई परिंदे मृत मिलने से हर कोई चिंतित है। वहीं परवाणु में सड़क किनारे कई मुर्गे मृत मिलने से सनसनी का आलम है। जांच पड़ताल के बाद ही सच सामने आ पाएगा। किसानों को डर है कि कहीं पंछियों से बर्ड फ्लू कहीं इंसानों में ना फैल जाए।
हालांकि खेती पर इसका क्या असर होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी प्रदेश में ऐसी सभी झीलों के किनारे चौकसी बढ़ा दी गई है जहां प्रवासी परिंदे आते हैं। इस मसले पर एक्सपर्ट ने लोगों को सलाह दी कि वे मृत पक्षियों से दूर रहें। और अब चलते चलते राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने भाजपा से दागा सवाल, आखिर एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती केंद्र सरकार? प्रदेश में ताजा बारिश के बाद चंगर और पलम इलाकों की गेहूं में आई जान, सेब बागीचों में नई ताजगी। नई तकनीक अपनाने वाले किसानों के कृषि विश्वविद्यालय में लगेंगे चित्र, दूसरों को जागरूक करने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।